हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्लास 9th एंड यूट्यूब चैनल ऑफ अपनी कक्षा। और आज हम करने वाले हैं क्लास 10 का ज्योग्राफी चैप्टर, दैट इज मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। फटाफट से कंटेंट देख लेते हैं। व्हाट इज अ मिनरल, मोड ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल्स, फेरस एंड नॉन फेरस मिनरल्स, नॉन मेटालिक मिनरल्स, कंजर्वेशन ऑफ दीज मिनरल्स, एनर्जी रिसोर्सेज, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ दीज एनर्जी रिसोर्सेज। ये सारे टॉपिक्स हमें आज स्टार्ट करने हैं और बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू समथिंग कि इस चैप्टर से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, सो कंटेंट की अगर बात करें ना तो लगभग 7 to 8 मार्क्स के क्वेश्चन आपको आराम से इस चैप्टर के देखने को मिल जाएंगे। तो जल्दी से चैप्टर को करते हैं स्टार्ट। तो जो भी चीजें हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं जो कि मेटल से बने होते हैं, आपने जो है आपके फोन में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, या फिर जिस सीढ़ियों से आप चढ़ के जा रहे हैं, ट्रेन में बस में ट्रैवल करते हो, ये सारी चीजें बच्चों लोग मिनरल से ही बने होते हैं। अब ऐसी मुझे भी कुछ कमेंट सेक्शन में चीजें बताना जो आपको लगता हो। और ये सारी चीजें अर्थ के क्रस्ट में मिलती हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स उनके अंदर पाए जाते हैं। बहुत बार मेटल भी मिलते हैं और बहुत बार नॉन मेटल भी मिलते हैं, बट उनको प्रॉपर उनको रिफाइन करना पड़ता है, उनमें से वो चीजें एक्सट्रैक्ट करनी पड़ती है। मिनरल्स इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ है, जो हम जिनके बिना इंसान इतने अच्छे से फंक्शन नहीं कर सकता, एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकता है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी यूज फ्रॉम अ टाइनी पिन टू अ टावरिंग बिल्डिंग और अ बिग शिप, ऑल आर मेड फ्रॉम मिनरल्स। द रेलवे लाइन्स एंड द टार्मिक पेविंग फॉर द रोड्स आर इम्प्लीमेंट्स एंड मशीनरी टू आर मेड फ्रॉम द मिनरल्स। तो हमारी पिन से लेके जहाज से लेके सारी छोटी और बड़ी चीजें मिनरल से बनी होती हैं। कार, बसेस, ट्रेन्स, एरोप्लेन्स मैन्युफैक्चर फ्रॉम मिनरल्स एंड रन ऑन पावर रिसोर्सेज ड्राइव्ड फ्रॉम द अर्थ। तो सारी चीजें हमें अर्थ नहीं दी हैं, तो जिस पर बहुत सारे मिनरल्स और बहुत सारे एनर्जी रिसोर्सेज मिलती है। इवन द फूड दैट वी ईट कंटेन्स मिनरल्स। जो इवन खाना भी हम लोग खाते हैं उसमें भी हमें बहुत सारे प्रकार के मिनरल्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी हैं। हर एक स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में ह्यूमन बींग्स का बहुत ही बड़ा रोल है, चाहे वो लाइवलीहुड हो, डेकोरेशन हो, फेस्टिविटीज हो, रिलीजियस हो, या फिर सेरेमोनियल राइट्स हो। तो ये मिनरल आखिरकार क्या होता है? वॉट इज अ मिनरल? इसकी डेफिनेशन अंडरलाइन करेंगे, बहुत जरूरी है। जियोलॉजिस्ट ने डिफाइन करा मिनरल एज अ homogeneous naturally occurring substance with a definable internal structure, यानी कि homogeneous from a same family। नेचुरली ऑकरिंग मतलब ये हमने कोई बोया नहीं है, धरती में मिलता है ना, अनलाइक एग्रीकल्चर जो हम बोते हैं। ठीक है, और ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका सब्सटेंस का, जो कि हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये कैसा स्ट्रक्चर है, राइट। कि ये जो है लेयर्स में मिला है, इसके नसों में मिला है हम लोगों को जो मिनरल्स है, ये सारी चीज़ें। मिनरल्स हमको अलग अलग नेचर के फॉर्म शेप में मिलता है। हार्डेस्ट है हमारा डायमंड, सॉफ्टेस्ट है टैल्कम पाउडर जो हम लोग यूज़ करते हैं। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। रॉक्स से कॉम्बिनेशन ऑफ होमोजेनियस सब्सटेंस कॉल्ड मिनरल्स, और चट्टानों में से हम लोगों को मिनरल्स मिलते हैं। सम रॉक्स, फॉर इंस्टेंस लाइमस्टोन, consist of a single minerals only, but majority of the rock consists of several mineral in वेरिंग प्रोपोर्शन। तो बेसिकली कहने की बात यह है कि कभी कभी हमें एक चट्टान जो कि किसकी होती है, लाइमस्टोन की जो चट्टान होती है, उसमें से सिर्फ और सिर्फ हमको क्या मिलता है बच्चों लोग, एक ही चीज मिलती है, दैट इज एक सिंगल मिनरल, दैट इज सीमेंट। बट मैम जो बाकी बहुत सारे चट्टाने होते हैं उनमें से हमें डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिनरल्स भी मिल जाते हैं। और ऐसे में 2000 मिनरल्स हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिए, बट कुछ ही ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा अबंडेंस में हम लोगों को मिलते हैं। अ पर्टिकुलर मिनरल दैट वुड बी फाउंड फ्रॉम अ सर्टेन कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स डिपेंड अपॉन द फिजिकल एंड केमिकल कंडीशन अंडर विच द मटेरियल फॉर्म्स। किस पर डिपेंड करता है? फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस पर। उसके वजह से उसका कलर कैसा होगा, हार्डनेस कैसी होगी, क्रिस्टल फॉर्म में होगा, लस्टर, डेंसिटी, सारी चीजें कहाँ पर, उसके पूरे के पूरे अलग अलग क्लासिफिकेशन पर जो है डिपेंड होती है। ऐसे ही बहुत सारे जो जियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने अलग अलग जो है अलग अलग मिनरल्स को क्लासिफाई करा है, जिनको वो मोड ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल्स कहते हैं कि मिलते कैसे हैं। सबसे पहले तो ये देखना है कि ये मिनरल मिलते कहाँ है। सबसे पहले आपको याद रखना है जो मिनरल्स है यूजुअली ओर्स में मिलते हैं। The term ore is used to describe an accumulation of any mineral mixed with another elements। यानी कि ओर में हमको बहुत सारी चीजें अलग अलग तरीके की मिल जाती हैं, उनमें से हम एक पर्टिकुलर मिनरल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। समझ में आई? बाकी सारी चीजें शायद हमारे काम की हो और शायद काम की ना भी हो। ठीक है, द मिनरल content of the ore must be in sufficient concentration to make its extraction commercially viable। हम लोगों को मिनरल इतना मिलना चाहिए कि एटलीस्ट उससे पैसा कमाया जा सके, इकोनॉमी में उसका कुछ इस्तेमाल हो। ये नहीं कि जो है 1000 करोड़ रुपए खर्च करके प्रॉफिट 10-12 करोड़ का ही हो रहा है, राइट। द टाइप ऑफ फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर इन विच दे आर फॉर्म डिटरमाइंस द रिलेटिव ईज विच विथ मिनरल्स और मे बी माइंड। तो बेसिकली हम लोगों को माइंस से जो मिनरल्स निकालना है वो डिपेंड करते हैं कि वहां पर उसकी कितनी क्वांटिटी और उसकी क्वालिटी अवेलेबल है और कितने इजीली उसको निकाला जा सकता है, राइट। जो कम चीज़ें मिलती हैं वो उतनी ज़्यादा इजीली निकाली नहीं जा सकती हैं।
वो महंगी होती हैं। दिस ऑल्सो डिटरमाइंस द कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन, और उसकी वजह से बच्चे लोग पैसा भी जो है आप ऑब्वियसली समझ सकते हो, जितने भी जो है चीज़ें खोद के निकाले जाएंगी धरती के बहुत सारे लेयर्स को कट करके, तो वो उतनी ही महंगी होगी, जो ऊपर मिल जाएगा उतनी ज़्यादा महंगी नहीं होगी, जैसे कि नमक, राइट। इट इज़ देयरफॉर इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड द मेन टाइप ऑफ फॉर्मेशन इन विच मिनरल्स अकर। तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है कि कौन कौन से फॉर्म्स में मिनरल्स आकर करते हैं। जो पहला फॉर्म है बच्चों लोग, जो इग्निशियस और मेटामॉर्फिक चट्टानें होती हैं, उनमें मिनरल्स मिलते हैं क्रैक्स में, सर्विक्स में, फॉल्ट और जॉइंट्स में। स्मॉलर मिलेंगे तो उनको वेन्स कहेंगे, मतलब स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स मिलेंगे। लार्जर मिलेंगे तो उसको लोड्स कहेंगे। इन मोस्ट केसेस दे आर फॉर्म्ड इन मिनरल्स इन लिक्विड, मोल्टन एंड गैसियस फॉर्म, फोर्स्ड अपवर्ड टू द कैविटी टूवर्ड्स द अर्थ सरफेस। तो ये क्या होता है कि अर्थ सरफेस की तरफ बाहर को आते हैं। दे कूल एंड सॉलिडिफाई एज दे राइज, ये जब ठंडे हो जाते हैं तो बहुत ही सॉलिड बन जाते हैं, एकदम कड़क। मेजर मेटालिक मिनरल्स लाइक टिन, कॉपर, जिंक, लेड आर ऑब्टेन फ्रॉम वेन्स एंड लोड्स। तो अगर आपसे कोई एग्जाम्पल पूछे इग्निशियर और मेटामॉर्फिक रॉक्स में से कौन से मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है, या फिर कौन सी जो है यहाँ पर मेटालिक मिनरल्स मिलते हैं, तो आपके पास यहाँ पर सारे के सारी डिटेल्स आ चुके हैं। जो दूसरे तरीके से बच्चों लोग हमको मिनरल्स मिलते हैं वो हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में, जो कि बेड्स और लेयर्स में मिलता है। ऐसा लगता है किसी ने जो है बहुत सारी लेयर लगा दी है, जैसे कि बर्गर बनाया जाता है। दे हैव बीन फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डेपोजिशन, एक्यूमुलेशन एंड कंसंट्रेशन इन हॉरिजॉन्टल स्टेटा। यानी कि हॉरिजॉन्टल स्टेटा में ऐसा लगता है कि वो कुछ चीज़ें जमती जा रही थी, इकट्ठा होती जा रही थी, और फिर वो बहुत ज़्यादा डिकम्पोज हो गई है, हज़ारों करोड़ों साल बीत गई हैं। और वो एग्जाम्पल है कोल का और उसके बहुत सारे आयरन ओर का। हैव बीन कंसनट्रेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ लॉन्ग पीरियड अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। जो हमको आयरन ओर मिलता है और जो कोल मिलता है वो इसी वजह से मिलता है। तो सेडिमेंट्री रॉक्स जो होते हैं उनमें क्या प्रेजेंस होता है, उनमें आयरन ओर एंड कोल। अनदर ग्रुप ऑफ सेडिमेंट्री मिनरल्स इंक्लूड जिप्सम, पोटाश सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट, और ये होता है इवेपोरेशन की वजह से, ज़रूरी है कि वो एरिड एरिया ही हो। जो थर्ड तरीका है वो है डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स एंड द रिमूवल ऑफ सॉल्युएबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब एक ऐसी कुछ चट्टानें हैं वो जो लोग जिनके ऊपर धूप, एसिड रेन, बारिश, बहुत सारी हर तरीके की चीज़ को देखने को पड़ रही है। तो जो भी ज़रूरी चीज़ है वो जो चट्टान है उसमें से निकलती जा रही है। और ऐसे ही बचा लोग वो रेसिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल होता है, यानी कि बचा हुआ जो भी बची हुई चीज़ मिलेगी वो काम की होती है। और बॉक्साइट इसका काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो। जो फोर्थ तरीका है जिससे हम लोगों को मिनरल देखने को मिलता है वो है एलुवियल डिपॉजिट्स में, सैंड एंड वैली फ्लोर्स पर मिलता है, जो चट्टानों के बेस होते हैं वहां पर मिलता है। इनको प्लेसर डिपॉजिट कहते हैं। जनरली यहाँ पर जो मिनरल मिलता है वो पानी से सड़ता नहीं है, पानी में गलता नहीं है, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, टिन, प्लेटिनियम आर मोस्टली इंपॉर्टेंट अमंग सच मिनरल्स। वैसे बहुत ही कम क्वालिटी में और बहुत ही कम क्वांटिटी में मिलते हैं। द ओशियन वाटर्स कंटेन वास्ट क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स। फिर आ जाता है हमारा फिफ्थ, जो कि पानी जो ओशन में हम लोगों को मिलता है। बहुत ही दूर दूर ये डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, इतना इकोनॉमिक जो है सिग्निफिकेंस नहीं रखते हैं। हाउएवर कॉमन सॉल्ट, मैग्नीशियम, ब्रोमाइन आर लार्जली डेराइव्ड फ्रॉम ओशन वाटर। द ओशन बेड्स टू आर रिच इन मैग्नीज नोड्यूल्स। और जो ओशन के बेड होते हैं वहां पर मैग्नीज के नोड्यूल्स भी हम लोगों को देखने को मिलते हैं। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया बहुत ही फॉर्चुनेट है भाई, बहुत भर भर के हमारे पास बहुत ही अच्छे जो है रिच वैरिड मिनरल रिसोर्सेज हैं। However, these are unevenly distributed. Broadly speaking, peninsular rock contain most of the reserve of coal and metallic minerals, mica, and many other non-metallic minerals. Sedimentary rock on the western and eastern flank of peninsula and Gujarat and Assam have most of the petroleum deposit. राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारा नॉन फेरस मिनरल्स मिलता है। द वास्ट एलुवियल प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया और ऑलमोस्ट डिवॉइड ऑफ इकोनॉमिक मिनरल्स, यानी कि जहाँ पर हम लोगों ने अभी एलुवियल डिपॉजिट्स की बात करी वहाँ पर बहुत ही कम मिनरल्स मिलते हैं, एकदम ना के बराबर। दीज वेरिएशन जो है हम लोगों को देखने को मिलती है, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, प्रोसेस और टाइम इवॉल्व। तो हम लोगों को कहने की 100 बात ये है कि जो इंडिया का मिडिल पोर्शन है, जो पेनिनसुलर इंडिया, वहाँ पर सबसे ज़्यादा मिनरल्स मिलते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग अपने मिनरल्स के इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं, बट ऑलवेज रिमेंबर कि जो कंसंट्रेशन होती है मिनरल में और की ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, क्लोजनेस टू द मार्केट देखी जाती है, और वो तभी एक रिजर्व बनेगा जब वो इकोनॉमी में पैसा लेके आएगा। ठीक है, दस टू मीट द डिमांड अ चॉइस हैज टू बी मेड बिटवीन अ नंबर ऑफ पॉसिबल ऑप्शन, कि उसको डिपॉजिट ही कहना है कि उसको रिजर्व कर देना है और या फिर उसको माइन बनाना है। ठीक है, चलो अब ऐसे ही बच्चे लोग कुछ हमारे मिनरल्स देखते हैं जो कि हमको धरती देती है। दैट इज सबसे पहले हम देखेंगे फेरस। फेरस हमारे यहाँ पर जो है 3/4 मिलते हैं टोटल मेटेलिक मिनरल्स में से। ये स्ट्रॉन्ग बेस है मेटलर्जिकल इंडस्ट्री के लिए, और बहुत सारी चीज़ें हम बाहर भी भेजते हैं अपनी इंटरनल डिमांड्स मीट करने के बाद। सबसे पहले जो हमें पढ़ना है दैट इज आयरन ओर, जिससे कि बच्चे लोग हमें आयरन से रिलेटेड सारी बेसिक चीज़ें मिलेंगी। आयरन ओर इज द बेसिक मिनरल एंड बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्रियल जो है डेवलपमेंट। यहीं से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आ जाता है कि बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए कौन सा ओर है।
इंडिया की बात करें तो यहाँ पर इंडिया के पास फेयरली बहुत बढ़िया बढ़िया आयरन ओर हैं, काफ़ी ज़्यादा है। इंडिया रिच क्वालिटी का आयरन प्रोड्यूस करता है। मैग्नाइट फाइनेस्ट ओर है, सबसे ज़्यादा हाई क्वांटिटी और कंटेंट आयरन का रहता है, लगभग 70%। एक्सीलेंट मैग्नेटिक क्वालिटी है, स्पेशली इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में काफ़ी यूज़ होता है। हेमेटाइट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। क्वांटिटी में अगर देखें तो सिग्निफिकेंटली थोड़ी सी कम होती है मैग्नाइट में, 50 to 60%। एज पर द डेटा 2018 एंड 19 ऑलमोस्ट एंटायर प्रोडक्शन ऑफ आयरन और 97%। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, झारखंड एंड रिमेनिंग प्रोडक्शन बाकी सारी स्टेट्स में हुई है, यानी कि 90% कुछ ही स्टेट में होगी, बाकी 3 और स्टेट्स में। मेजर बेल्ट एक बार देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि कहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलती हैं आपकी आयरन ओर की बेल्ट्स। सबसे पहले जो बेल्ट है दैट इज आपकी उड़ीसा झारखंड बेल्ट। उड़ीसा हाई ग्रेड हेमेटाइट ओर इज फाउंड इन बदामपार माइंस इन मयूरभंज एंड केंदुझार डिस्ट्रिक्ट इन द एडजॉइनिंग सिंघम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। हेमेटाइट ओर इज माइंड इन गोवा एंड नावमुंदी। दुर्ग, बस्तर, चंद्रापुर बेल्ट लाइज इन द छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र एरिया। वेरी हाई ग्रेड हेमेटाइट्स मिलते हैं यहाँ पर, काफ़ी फेमस जो पहाड़ियाँ हैं इन द एरिया ऑफ बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। द रेंज ऑफ हिल्स कंप्राइज ऑफ 14 डिपॉजिट ऑफ सुपर हाई ग्रेड हेमेटाइट ओर। इट इज़ द बेस्ट फिजिकल प्रॉपर्टी नीडेड फॉर स्टील मेकिंग। आयरन ओर फ्रॉम दीज माइंस इज एक्सपोर्टेड टू जापान, साउथ कोरिया वाया विशाखापट्टनम पोर्ट। फिर आ जाते हैं हमारी थर्ड बेल्ट दैट इज बलारी, चित्रदुर्गा, चिकमंगलुरु, तुमाकुरु बेल्ट इन कर्नाटका हैज लार्ज रिजर्व इन आयरन ओर। द कुद्रेमुख माइंस लोकेटेड इन द वेस्टर्न घाट ऑफ कर्नाटक आर 100% एक्सपोर्ट यूनिट। वहां से सारी चीजें बाहर भेजी जाती हैं। कुद्रेमुख डिपॉजिट आर ऑल्सो नोन टू बी द वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। द ओर इज ट्रांसपोर्टेड एज अ स्लरी थ्रू अ पाइपलाइन टू अ पोर्ट नियर मंगलुरु, और उनको पाइपलाइन के तहत भी ट्रैवल करवाया जाता है। फिर जो हमारी लास्ट बेल्ट है दैट इज महाराष्ट्र गोवा बेल्ट, जिसमें स्टेट ऑफ गोवा, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। दो द ores are not of very high quality yet they are efficiently exploited. Iron ore exported through the मारमगांव पोर्ट। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट दैट इज हमारा मैग्नीज, जिसको कि बच्चों लोग मेनली यूज किया जाता है स्टील और फेरो मैग्नीज अलॉय के लिए। नियरली 10 किलो मैग्नीज इज रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर 1 ton of steel, which is a very 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 important data. It is required. It is also used in manufacturing bleaching powder, insecticide and paints वगैरह में इसको यूज करा जाता है। बच्चों लोग याद रखना 10 kg मैग्नीज 1 टन स्टील बनाता है। क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। फिर आ जाता है हम नॉन फेरस मिनरल्स पर। नॉन फेरस मतलब जो लोग जिनमें आयरन की प्रेजेंस नहीं होती, अभी हमने जो पढ़े उनमें आयरन का प्रेजेंस है। इंडिया के रिजर्व और प्रोडक्शन की बात करें नॉन फेरस में ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, हावेवर काफ़ी है, जिसमें कि कॉपर, बॉक्साइट, लेड, जिंक, गोल्ड प्ले अ क्रूशियल रोल, और मेटलर्जिकल इंजीनियर इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ते हैं, एक बार आप लोग देख सकते हो, ये मैप वर्क के तहत पूरा मैप याद रखना है, इसमें पूरा दिया हुआ है। आयरन ओर के फील्ड्स, आयरन ओर के माइन, एक्सपोर्टिंग पोर्ट्स जहाँ पे वो जाता है, जैसे अभी हमने पढ़ा विशाखापट्टनम से पूरा का पूरा ये सारी चीज़ें, ठीक है। मारमगांव यहाँ पर पोर्ट है, तो ये सारा एक बार आप देख लेना। सबसे पहले बात करते हैं कॉपर के बारे में, ठीक है। इंडिया क्रिटिकली डिफिशिएंट है, इतना ज़्यादा भी कॉपर हम लोगों को नहीं मिलता है। ये काफ़ी ज़्यादा मेलिएबल है, डक्टाइल है, गुड कंडक्टर है। कॉपर इज मेनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल केबल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल इंडस्ट्री। द बलघाट माइन ऑफ मध्य प्रदेश, खेतरी माइन इन राजस्थान एंड सिंघम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड आर लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर। कॉपर के बारे में अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर मेंशन करनी होगी। नाउ लेट अस टॉक अबाउट बॉक्साइट। बॉक्साइट बच्चों लोग क्या है, इसमें एल्यूमिनियम के काफ़ी ज़्यादा ओर मिलते हैं। इट इज़ फ्रॉम बॉक्साइट अ क्ले लाइक सब्सटेंस दैट एल्यूमिना एंड लेटर एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन, ठीक है। क्ले जैसा सब्सटेंस निकाला जाता है, फिर उसमें से एल्यूमिनियम बनाया जाता है। बॉक्साइट डिपॉजिट आर फॉर्म्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ वैरायटी ऑफ रॉक्स रिच इन एल्यूमिनियम सिलिकेट्स। तो ये सड़ जाते हैं एकदम, जिनके वो चट्टानें जिनके अंदर एल्यूमिनियम सिलिकेट्स प्रेजेंट होते हैं, वो सड़ जाता है, फिर उनमें से हम लोगों को बॉक्साइट मिलता है, और बॉक्साइट से हम लोग एल्यूमिनियम निकालते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम कहाँ फिर काम आता है, मेटल जो है इंपॉर्टेंट मेटल है, जो कि बाकी सारे के साथ मिक्स करके भी यूज़ किया जा सकता है, सच एज आयरन। बहुत ही ज़्यादा लाइट होता है, गुड कंडक्टिविटी एंड ग्रेटर मैलिबिलिटी रखता है। इंडिया की बॉक्साइट डिपॉजिट की बात करें तो अमरकंटक प्लेट्यू, माइकल हिल्स एंड प्लेट्यू रीजन ऑफ बिलासपुर कातनी में काफ़ी ज़्यादा मिलता है, जो कि आप फिगर 5.5 में देखो तो बहुत आपको अच्छे से और समझ आएगा। उड़ीसा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था आपका 2016 एंड 17 के डेटा से बॉक्साइट का। पंचपटमली डिपॉजिट इन करापुत डिस्ट्रिक्ट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉक्साइट डिपॉजिट इन द स्टेट। उड़ीसा में ये वाली जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिगर 5.6 में आप बॉक्साइट की माइन भी देख सकते हो कैसे दिखती हैं। अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज नॉन मेटालिक मिनरल्स। वो सारे मिनरल्स जो कि नॉन मेटालिक है। अब सबसे पहले जिनमें ना आयरन है और ना मेटल है, ठीक है। मिका, यानी कि बहुत बार इसको लोग जो है माइका भी कहता है, मिका भी कहता है, व्हाट्स एवर इज फाइन विद यू कैन वर्क, ठीक है। सो जो आपका माइका है ये इज अ मिनरल मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ प्लेट्स और लीव्स,
ठीक है, ऐसा लगता है कि इसमें क्या है, चट्टाने की लेयर्स में है, ऐसा लगता है कि बहुत सारी प्लेट लगा के रख दी हैं, जैसे प्लेट को वॉश करके रखते हैं। ये जल्दी से पतली पतली शीट्स में इसको जो है पीटा जा सकता है, इतनी थिन है कि उसको हज़ारों जो है सेंटीमीटर्स की भी होगा तो उसको बहुत सारी लेयर्स में बांटा जा सकता है। मिका क्लियर भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, रेड, येलो और ब्राउन भी हो सकता है। ड्यू टू इट्स एक्सीलेंट डी इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, low power loss factor, insulating property and resistance to high voltage, mica is one of the most indispensable minerals used in electronic and electric industries. Mica deposits are found in northern edge of the Chota Nagpur Plateau, Kodarma, Gaya, Hazaribagh belt of Jharkhand is the leading producer. In Rajasthan, the major mica producing area is around Ajmer. Nellore mica belt of Andhra Pradesh is also an important producer of the country. और बहुत सारे जो हैं स्टेट्स में हमको मिका की प्रोडक्शन देखने को मिल जाती है। फिर हमारा जो नेक्स्ट है वो है रॉक मिनरल्स, वो सारी ऐसी चट्टानें जिनमें से हमें मिनरल्स मिलता है। और लाइमस्टोन का अभी हम लोगों ने एग्जांपल पढ़ा था, लाइमस्टोन जो है रॉक्स में मिलता है जिनमें कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है। It is found in sedimentary rocks of the most geological formation. Limestone is the basic raw material for the cement industry and essential for smelting iron in the blast furnace. यानी कि जो ब्लास्ट फर्नेस भट्टियां बनाई जाती हैं बच्चों लोग, आपने जो भट्टे देखे होंगे अपने आसपास जिनमें ईंटें वगैरह बनाई जाती हैं, मेजरली वो तो चलो ईंट से बन जाती हैं, जिनमें ईंटें बनाती है जो उनकी जो कवरिंग होती है वो सीमेंट से होती है, क्योंकि कितना भी ज़्यादा हीट जो है वो सीमेंट से रह सकता है, वो टूटेगा नहीं या फिर वो मेल्ट नहीं होगा। ठीक है, तो जो बड़े बड़े आयरन बेल्ट के ब्लास्ट फर्नेस होते हैं उनको सीमेंट से बनाया जाता है और उनके अंदर फिर आयरन को पिघलाया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को पढ़नी थी। अब ये वाला जो हैजार्ड्स ऑफ माइनिंग है बच्चों लोग, ये आप लोग एक बार सेक्शन को ध्यान में रखना कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमको माइंस के हैजार्ड्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो डस्ट निकलता है वो अगर लोग उसको जो है सूंघ लेते हैं तो बहुत सारी जो है अलग अलग तरीके की जो है उनको डिजीज़ हो जाती हैं। वो बहुत ही बार चक्कर खा के भी गिर जाते हैं और वहाँ पर अगर आग लग जाती है तो वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत बार वाटर रिसोर्सेज वहीं पर इकट्ठी हो जाती हैं, वेस्ट ऐसे ही छोड़ दिया जाता है जिसकी वजह से ज़मीन, मिट्टी का और स्ट्रेम जो नदी की जो पूरी शाखाएँ हैं उनको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो ऐसे में हमको ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेफ्टी रेगुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन लगाए जाएँ, और बहुत बार जो है किलर इंडस्ट्री आपको माइनिंग इंडस्ट्री को बोला जाता है उसको बोलने से भी रोका जाए। फिर आ जाता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ दीज मिनरल्स। ठीक है, अब इतने सारे मिनरल्स जब हमारे डेली लाइफ में यूज़ होता है तो जनसंख्या बढ़ती जा रही है और ये बहुत ही फास्ट यूज़ होता जा रहा है। आजकल लोग फटाफट से अपनी अपनी जो है सारी जो शौक होता है वो पूरे कर लेते हैं, वो ये नहीं समझते हैं कि चीज़ें कहाँ से आ रही हैं। आप और हम भी बिना मतलब बहुत बार इलेक्ट्रिसिटी, बहुत बार जो है ऐसी चीज़ों का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, we all appreciate the strong dependence of industry and agriculture upon mineral deposit and substance manufactured from them. हम लोग बिल्कुल जो है, बट बच्चों लोग जो वॉल्यूम हमारे पास अवेलेबल है वो इनसिग्निफिकेंट है और एक तरफ वो ख़त्म भी हो सकती है, यानी कि वो अर्थ के क्रस्ट में ओनली 1% मिलती है, तब जाके हमारी डिमांड को फुलफिल कर पा रही है। ज़्यादा मिलती तो फिर ज़्यादा और एक्सप्लॉयटेशन करते लोग। जिस हिसाब से हम लोग मिनरल्स रिसोर्सेज को कंज्यूम कर रहे हैं उसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, और जो जियोलॉजिकल प्रोसेस होता है मिनरल्स को बनने का वो इतना स्लो है, और हम जिस हिसाब से उसको क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो प्रेजेंट रेट ऑफ कंजम्पशन इतना फास्ट है कि वो ख़त्म भी हो सकता है। मिनरल रिसोर्सेज आर देयर फॉर फाइनाइट एंड नॉन रीन्यूएबल, एक बार चले गए तो नहीं आएंगे, फाइनाइट मतलब लिमिटेड। रिच मिनरल डिपॉजिट ऑफ आर कंट्री आर एक्सट्रीमली वैल्यूएबल बट शॉर्ट लिव्ड पोजेशन। जो हमारे रिच मिनरल्स हैं वो बहुत हमारे लिए महंगी और बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ है, बट वो ज़्यादा समय तक नहीं टिकने वाली है। कंटिन्यूड एक्सट्रैक्शन, जिस हिसाब से हम इतना ज़्यादा एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं मिनरल्स का, अगर इसी हिसाब से करते रहे और इतनी गहराई से करते रहे तो क्वांटिटी भी और क्वालिटी भी दोनों ही कम हो जाएंगी। तो एक हम लोगों को मिल बांट के एफर्ट्स निकालना पड़ेगा कि सारी चीज़ें अच्छे से चले, और एक प्लान्ड तरीके से सस्टेनेबल मैनर में एक प्लानिंग निकालनी पड़ेगी। इम्प्रूव टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ेगी, और जो है लो ग्रेड जो ओर होते हैं उनको सस्ते रेट पर बेचना पड़ेगा, रिसाइकल करने पड़ेंगे मेटल, स्क्रैप मेटल सब्सटीट्यूट्स निकालने पड़ेंगे ताकि अपने फ्यूचर को और अपने मिनरल्स रिसोर्सेज को हम यहाँ पर सेव कर सकें। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एनर्जी रिसोर्सेज। अब एनर्जी रिसोर्सेज जो हैं हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगी बच्चों लोग, एनर्जी रिसोर्सेज और मिनरल्स बिल्कुल अलग अलग होते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाता है एनर्जी रिसोर्सेज। अब एनर्जी हर एक एक्टिविटी को करने के लिए चाहिए, आप भी आप पढ़ते हो तो आपको खाना चाहिए ना, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे अगर भूखे पेट होगे तो। अब एनर्जी हम लोगों को खाना पकाने के लिए, लाइट जलाने के लिए, हीट प्रोड्यूस करने के लिए, व्हीकल्स को चलाने के लिए और बहुत सारी मशीनरी को चलाने के लिए इंडस्ट्रीज में चाहिए होती है। कैन यू इमेजिन अगर एनर्जी नहीं होगी तो शायद आप मुझे अपना फ़ोन चार्ज करके नहीं देख पा रहे होते। एनर्जी कैन बी जनरेटेड फ्रॉम फ्यूल मिनरल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, यूरेनियम एंड फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी। एनर्जी रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। कन्वेंशनल में क्या क्या आता है एक बार नोट डाउन करेंगे, फायरवुड, कैटल डंग केक, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी।
बोथ हाइडल एंड थर्मल। नॉन कन्वेंशनल की बात करें तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, सोलर, विंड, टिडल, जियोथर्मल, बायोगैस एंड एटॉमिक एनर्जी। फायरवुड एंड केटल डंग आर मोस्ट कॉमन इन रूरल एरिया। इंडिया में रूरल एरियाज में बहुत ज़्यादा मिलते हैं, गाय का गोबर और लकड़ियों से जो आग जलाई जाती है। अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट मोर देन 75% एनर्जी रिक्वायरमेंट रूरल हाउस होल्ड आर मीट बाय दीज टू। अगर ऐसे ही हम कंटिन्यूसली करते रहे तो हमारा फॉरेस्ट एरिया भी कम हो जाएगा, क्योंकि सारी डिमांड्स तो इन लोगों की फॉरेस्ट से ही पूरी हो रही है। मोरेवर बच्चे लोग जो है काउ डंग को यूज़ करने से डिस्करेज करा जाता है, क्योंकि इसको एज अ वैल्यूएबल मेन्योर ज़्यादा यूज़ करा जाना चाहिए, खेतों में ज़्यादा यूज़ करा जाना चाहिए, ताकि आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स वगैरह ना डालने पड़े। इसीलिए हम पढ़ने वाले हैं कॉन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में, जिसमें सबसे पहले आ जाता है आपका कोल। In India, coal is the most abundantly available fossil fuel. It provides substantial part of the nation's energy needs. It is used for power generation, to supply energy to industry as well as domestic needs. India is highly dependent on coal for meeting its commercial energy requirement. कोल पर हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, या फिर कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स में भी जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी जाती है वो कोल से ही करी जाती है. As you're already aware that coal is formed due to compression of plant material over millions of years, coal therefore is found in variety of forms depending upon the degree of compression and the depth and time of burial. यानी कि वो कितने टाइम से धरती में है, जितने समय से वो धरती में उतनी अच्छी क्वालिटी का कोल मिलेगा. डेकिंग प्लांट्स इन स्वैम्स प्रोड्यूस पीट, जो भी सड़े हुए जो हैं हिस्से होते हैं प्लांट्स के, वो पीट क्वालिटी विच हैज़ अ लो कार्बन एंड हाई मॉइस्चर कंटेंट एंड लो हीटिंग कैपेसिटी. लिग्नाइट की बात करें तो ये भी टाइप ऑफ कोल होता है. इसमें लो ग्रेड ब्राउन कोल होता है जो सॉफ्ट होता है हाई मॉइस्चर कंटेंट के साथ. द प्रिंसिपल लिग्नाइट रिजर्व आर इन नेवेली इन तमिलनाडु आर यूज फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इस कोल को इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यूज़ करा जाता है. द कोल दैट हैज़ बीन बरीड डीप एंड सब्जेक्टेड टू इंक्रीज टेम्परेचर इज बिटुमिनस कोल, जो बहुत ही गहरे रूप से है और बहुत ही ज़्यादा जो है टेम्परेचर जिसको देखने को मिलता है वो बिटुमिनस होता है. और ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर कोल है, कोयला है कॉमर्शियल. मेटलर्जिकल कोल इज हाई ग्रेड बिटुमिनस कोल विच हैज़ अ स्पेशल वैल्यू फॉर स्मेल्टिंग आयरन इन ब्लास्ट फर्नेसेस, और ये बहुत ज़्यादा मदद करता है भट्टियाँ जो होती हैं यहाँ पर आयरन को पिघलाया जाता है, या फिर जो बाकी बहुत ही ज़्यादा मेटालिक मिनरल्स होते हैं उनको पिघलाने के लिए. एंथ्रासाइड हार्डेस्ट जो है कोल होता है, हार्डेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल. इन इंडिया कोल अकर्स इन सीरीज ऑफ 2 मेन जियोलॉजिकल एजेस. सबसे पहले हम लोगों को कोल जो है वो 2 एजेस में देखने को मिलता है बच्चों लोग, आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है. अगर हम बात करें गोंडवाना लैंड की, लिटिल ओवर 200 मिलियन ईयर्स इन एज एंड टेरेस्ट्रियल डिपॉजिट विच आर ओनली अबाउट 55 मिलियन ईयर्स ओल्ड. यानी कि जो ऊपर वाला हिस्सा है हमारा, जो हिमालय वाला हिस्सा है, जो नदर्न इंडिया है, वो हमारा टेरेस्ट्रियल डिपॉजिट्स में आता है. जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है वो गोंडवाना हिस्से में आता है. द मेजर रिसोर्सेज of Gondwana coal which are metallurgical coal are located in Damodar Valley of West Bengal. आप यहाँ पर देख भी सकते हो पूरा का पूरा कोल की फील्ड्स, कोल की माइन को जो ऑयल फील्ड्स वगैरह सारी देख सकते हो. झारखंड, झरिया, रानीगंज, बकारो इंपॉर्टेंट कोल फील्ड्स. गोदावरी, महानदी, सोन, वर्धा वैलीज ऑल्सो कंटेन कोल डिपॉजिट. और अगर मैंने जैसे अभी आपको बताया, नॉर्थ वाला जो हमारा हिस्सा है वो टर्शरी कोल्स में आता है. नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड. ये थोड़े नए हैं और बिल्कुल नए भी नहीं है. रिमेंबर कोल एक बल्की मटेरियल है जो कि which loses weight on use and it reduced to ash. Hence, heavy industries and thermal power station are located on or near the coal fields. तो जो भी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज होते हैं वो कोल फील्ड के आसपास ही लगाने पड़ते हैं, क्योंकि एक हैवी मटेरियल है. नेक्स्ट है हमारा पेट्रोलियम, और जो पेट्रोलियम है वो भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है. पेट्रोलियम और मिनरल ऑयल इज द नेक्स्ट मेजर एनर्जी रिसोर्स इन इंडिया आफ्टर कोल. इट प्रोवाइड्स फ्यूल फॉर हीट एंड लाइटिंग, lubricants for machinery, raw material for a number of manufacturing industries. Petroleum refinery act as a nodal industry for synthetic textile, फर्टिलाइजर एंड न्यूमरस केमिकल इंडस्ट्री. यानी कि एक नॉडल की तरह काम करता है. विदाउट पेट्रोल ये सारी इंडस्ट्री सर्वाइव नहीं कर सकती है. मोस्ट ऑफ द पेट्रोलियम अकरेंस इन इंडिया एसोसिएटेड विद एंटीक्लाइंस एंड फॉल ट्रैप्स इन द रॉक फॉर्मेशन ऑफ द टर्शरी स्टेट. जितने भी हमको पेट्रोलियम अकरेंस इंडिया में मिलते हैं वो हमको टर्शरी एज में रॉक फॉर्मेशन में मिलते हैं. इन द रीजन्स ऑफ फोल्डिंग anticlines or domes, it occurs where oil is trapped in the source of the uphold. The oil bearing layer is porous limestone or sandstone through which oil may flow. तो जितना भी ऑयल फ्लो करता है वो अलग अलग लेयर्स में ऑफ लाइमस्टोन और सैंडस्टोन में फ्लो करता है. द ऑयल इज प्रिवेंटेड फ्रॉम राइजिंग और सिंकिंग बाय इंटरवीनिंग नॉन पोरस लेयर. और वो कहीं बाहर ना निकल जाए, बह ना जाए, तो उसको इंटरवीन कर लेते हैं नॉन पोरस लेयर, जो सड़ते नहीं, जो खराब नहीं होते. पेट्रोलियम इज ऑल्सो फाउंड इन फॉल्ट ट्रैक्ट बिटवीन पोरस एंड नॉन पोरस रॉक. गैस बीइंग लाइटर यूजुअली अकर अबव द ऑयल. जो गैस होती है वो ऑयल के ऊपर आ जाती है, तो हमको बहुत सारी गैसेस भी वहां से मिल जाती है. सो मुंबई, हाई, गुजरात एंड असम आर मेजर पेट्रोलियम प्रोडक्शन एरिया इन इंडिया. अंकलेश्वर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फील्ड ऑफ गुजरात. असम एक ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया है. दिग्बोई, नाहरकाटिया, मोहन, हुग्रीजन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑयल फील्ड इन दी स्टेट.
फिर हमारा आ जाता है नेक्स्ट विच इज़ नेचुरल गैस। और नेचुरल गैस क्या है, जो कि पेट्रोलियम डिपॉजिट्स में ही मिलती है जब व्हेन क्रूड ऑयल इज ब्रॉट टू द सर्फेस, जब क्रूड ऑयल को सर्फेस पे लाया जाता है। इट कैन बी यूज एज डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल, इसको डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल फ्यूल के लिए यूज़ किया जा सकता है। इट इज़ यूज एज फ्यूल इन पावर सेक्टर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फॉर हीटिंग पर्पज इन इंडस्ट्रीज, एज रॉ मटेरियल इन केमिकल, पेट्रोकेमिकल, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज, as transport fuel and as cooking fuel, with the expansion of gas infrastructure and local city gas डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको COD कहते हैं। नेचुरल गैस इमर्जिंग है, प्रिफर्ड करी जाती है ट्रांसपोर्ट में, जिसको CNG कहते हैं। कुकिंग फ्यूल PNG घरों पे यूज़ होती है, तो गैस भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इंडियाज मेजर रिजर्व कहाँ मिलते हैं? मुंबई हाई एलाइड फील्ड्स along the west coast which are supplemented by finds in the Cambay basin. Along the east coast, new reserve of natural gas have been discovered in the Krishna Godavari basin. The first 1700 किलोमीटर का जो हमने लॉन्ग हाजिरा जयपुर जगदीशपुर HYG बीच कह सकते हैं, जिसको क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन बनाया है, जो गेल ने कंस्ट्रक्ट करा है, जिसने मुंबई हाई बेसिन गैस फील्ड विद वेरियस फर्टिलाइजर पावर इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स इन वेस्टर्न एंड नॉर्थ इंडियन नदर्न इंडिया। द आर्टरी प्रोवाइड्स इम्पिटस टू इंडियाज गैस मार्केट, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस प्रोवाइड करता है जैसे कि आर्टरी हो इंडियन इकोनॉमी में। ओवरऑल इंडियाज गैस इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ एक्सपैंडेड 10 टाइम्स। अब हम लोग बहुत ज़्यादा, पहले हम लोगों ने शुरू करा था 1700 किलोमीटर से, अब वो 18,500 किलोमीटर तक पाइपलाइन पहुंचाई जा रही है। सून हम लोगों को है कि वो और डबल हो जाएगा, विच विल बी 34,000 किलोमीटर। गैस ग्रिड हम लोग बना रहे हैं ताकि गैस रिसोर्सेज का अच्छे से यूज़ किया जा सके, और कंट्री इंक्लूडिंग द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी उसका बहुत अच्छे से यूज़ किया जा सके। नाउ लेट अस टॉक अबाउट नेक्स्ट, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत ही ज़्यादा एनर्जी आप हम लोगों को प्रोवाइड करती है, वो भी हम लोगों को फ्री में नहीं मिलती है फॉर ऑब्वियस रीजन। इलेक्ट्रिसिटी इतने ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं, एप्लीकेशन जो भी हम लोग जो है पर कैपिटल कंजम्पशन देखें तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है दो तरीके से, या तो बहते हुए पानी से, जिसको हाइड्रो टर्बाइंस कहते हैं, और वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। और ये दूसरा है कि या तो बर्निंग करेंगे किसकी, फ्यूल्स की, जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस की, और उनको थर्मल पावर जनरेशन कहते हैं। वंस जनरेटेड द इलेक्ट्रिसिटी इज एग्जैक्टली द सेम, एक बार बना दी जाए, वैसे हमारे पास अबंडेंस ऑफ वाटर अवेलेबल है, बट फिर भी बच्चे लोग जो ज़्यादातर बिजली हम यूज़ कर रहे हैं वो हम लोग थर्मल पावर वाली ही यूज़ कर रहे हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही जो है फास्ट जो फ्लोइंग वाटर होता है उससे जनरेट होती है, क्योंकि एक रीन्यूएबल रिसोर्स है ऑब्वियसली। इंडिया हैज़ नंबर ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट लाइक भाखरा नांगल, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, कोपिली हाइडल प्रोजेक्ट एक्सेट्रा, प्रोड्यूसिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस को जला के बनाई जाती है। द थर्मल पावर स्टेशन आर नॉन रीन्यूएबल, एक बार चले गए तो नहीं आएंगे, और ये फॉसिल फ्यूल है जिनको कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ करा जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हो बच्चे लोग, जो ब्लैक डॉट्स बने हुए हैं वो हमारे थर्मल जो है प्लांट्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, और फिर जो रेड वाले हैं वो हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नॉन कॉन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, क्योंकि अभी तक हमने कॉन्वेंशनल पढ़ ली। अब जिस तरीके से हम लोग अपनी सारी चीज़ों को यूज़ करें, तो अब हम लोगों को एक बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर इंक्रीजिंगली जो हमारी डिपेंडेंसी है फॉसिल फ्यूल पर, और राइजिंग प्राइस ऑयल और गैस के इतनी ज़्यादा बढ़ गए हैं कि हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। फ्यूचर में तो हम इसके ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं कर सकते, और नेशनल इकॉनमी को भी बहुत ज़्यादा नुकसान होएगा। मोरेवर जिस तरीके से बच्चों लोग हम लोग फॉसिल फ्यूल को यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे इन्वायरमेंट के साथ भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। हेंस देयर इज अ प्रेसिंग नीड टू यूज़ रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स लाइक सोलर एनर्जी एंड विंड, टाइड, बायोमास एनर्जी रिसोर्सेज फ्रॉम वेस्ट मटेरियल, और इन्हीं को ही नॉन कन्वेंशनल कहते हैं। इंडिया ब्लेस्ड है, हम लोगों के पास भर भर के सनलाइट, वाटर, विंड, बायोमास है, और हम लोग बहुत अच्छे से इन सारी रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं। तो हमारी जो सबसे पहले एनर्जी रिसोर्सेज दैट इज न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी, ये ऑब्टेन होती है बाय ऑल्टरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। व्हेन सच एन ऑल्ट्रेशन इज मेड, मच एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट, एंड दिस इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिक पावर। यूरेनियम, थोरियम, which are available in Jharkhand, Aravalli range of Rajasthan, and are used for generating atomic or nuclear power. The monazite sand of Kerala is also rich in thorium, जहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी बना सकते हैं। फिर आ जाता है हमारा सोलर एनर्जी। इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है जहाँ पर एनॉर्मस पॉसिबिलिटी कि हम लोग सोलर एनर्जी को रोक के रख सकते हैं, जो है उसको कंजर्व कर सकते हैं। फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी यूज़ करके सनलाइट को डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में कंजर्व करे जा सकते हैं, और जो सोलर पैनल आपने लोगों के घर पर लगे हुए देखोगे वो यही काम करते हैं। सोलर एनर्जी फास्ट बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर बन रही रिमोट एरियाज, रूरल एरियाज में, क्योंकि वहाँ पर बड़े बड़े जो हैं सोलर पावर प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, क्योंकि सनलाइट काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है। और वो लोग अब जो हैं गोबर जो होता है गाय का, उसकी केक बना के, है ना, जो जिसको उपला बोलते हैं हमारे लैंग्वेज में, तो वो सारी चीज़ों को वो अब यूज़ नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट का भी कंजर्व हो रहा है, एग्रीकल्चर को फर्टिलाइजर वो भी नेचुरल मिल रहा है।
नेक्स्ट अप इज़ विंड पावर, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा पोटेंशियल विंड पावर अवेलेबल है। लार्जेस्ट विंड फार्म क्लस्टर तमिलनाडु में अवेलेबल है, नागरकोल से मदुराई तक। अपार्ट फ्रॉम दीज आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, केरला, महाराष्ट्र, लक्षद्वीप में भी अवेलेबल है। नागरकोइल एंड जैसलमेर वेल नोन इफेक्टिव यूज ऑफ विंड एनर्जी इन दी कंट्री। बायोगैस की बात करें तो ये भी नॉन कॉन्वेंशनल है। जो भी वेस्ट बचा लोग शर्ब्स के होते हैं, झाड़ियाँ होती हैं, सूखी फार्म वेस्ट होता है, एनिमल होता है, ह्यूमन वेस्ट होता है, उनको क्या कर सकते हैं, बायोगैस प्रोड्यूस करने के लिए डोमेस्टिक कंजम्पशन के गाँव वगैरह में यूज़ किया जा सकता है। डिकम्पोजिशन होता है ऑर्गेनिक मैटर का, उससे भी गैस बनाई जा सकती है। और थर्मल एफिशिएंसी भी जो केरोसिन, काउडंग या फिर चारकोल यूज़ करके करी जाती है, उससे तो अच्छी ही है। बायोगैस प्लांट्स आजकल बहुत ज़्यादा म्यूनसिपल, कोऑपरेटिव और इंडिविजुअल लेवल पर लगाए जा रहे हैं। द प्लांट यूजिंग द कैटल डंग नोन एज गोबर गैस प्लांट भी उसको बोलता है, जहाँ पर लोगों को एक जो है उससे गैस प्रोड्यूस करने का मौका मिल जाता है और उसको वो फिर जो है अपने घर में यूज़ कर लेते हैं। धीरे धीरे इसकी क्वालिटी भी इंप्रूव हो रही है। बायोगैस इज़ बाय फार द मोस्ट एफिशिएंट यूज़ ऑफ कैटल डंग। और बायोगैस जो बनाई जाती है बच्चों लोग, आप देख सकते हो फिगर 5.12 में किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। It improves the quality of manure and also prevents the loss of trees and manure due to burning of fuel wood and cow dung kings। जो भी सारी चीज़ें हम नहीं करी जा रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। जैसे कि अब पेड़ नहीं काटे जा रहे, ठीक है, जो भी आग वगैरह निकलती थी वो भी हमारे एनवायरनमेंट को बचा रही है एंड थिंग्स लाइक दैट। नेक्स्ट अप इज हमारा टिडल एनर्जी होती है, जो भी नॉन कन्वेंशनल है बट ये हमेशा हमारे पास अवेलेबल रहेगी। तो ये होती है, हमें ओशन टाइड से जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। फ्लड गेट्स जो डैम के होते हैं, इससे इतना ज़्यादा तेज़ पानी आता है बच्चों लोग कि उनको जो है उनसे बिजली जनरेट करी जा सकती है। आफ्टर द टाइड फॉल्स आउटसाइड द फ्लड गेट, द वाटर रिटेन बाय फ्लड गेट फ्लोज बैक टू द सी वाया पाइप दैट कैरीड इट थ्रू अ पावर जनरेटिंग टर्बाइन। तो वो बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पर जो पूरे फ्लड गेट्स खोले जाते हैं उनमें अंदर ही अंदर एक पाइप होता है जिससे पानी इतने प्रेशर से जाता है कि उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। इन इंडिया द गल्फ ऑफ कंबात, द गल्फ ऑफ कच्छ in Gujarat or on the western coast of Gangetic Delta and Sundarban region of West Bengal provide ideal condition for utilizing tidal energy। although ये इतनी अभी फेमस नहीं है। जो हमारी लास्ट नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज हैं वो है जियोथर्मल एनर्जी। अभी जियोथर्मल एनर्जी कैसे बनती है? जियोथर्मल एनर्जी बनती है हीट और इलेक्ट्रिसिटी जो कि धरती के इंटीरियर्स में हो रही है। जियोथर्मल एनर्जी एग्जिस्ट बिकॉज द अर्थ ग्रो प्रोग्रेसिवली हॉटर विद इंक्रीजिंग डेप्थ। हम अर्थ के जितने अंदर जाएंगे जो क्या हो जाएगा, उसकी जो हीट है वो और ज़्यादा इंक्रीज होती जाएगी। सो जियोथर्मल ग्रेडियंट जहाँ पर सबसे ज़्यादा हाई होगा, हाई टेम्परेचर होगा, वो जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गहरी डेप्थ में जाएंगे, तो ग्राउंड वाटर इन सच एरिया ऑब्जर्व हीट एंड फ्रॉम द रॉक्स एंड बिकम्स हॉट। तो जितना भी ग्राउंड वाटर है वो सारी हीट ऑब्जर्व कर लेता है चट्टानों से और बहुत गर्म हो जाता है। इट इज़ सो हॉट दैट व्हेन इट राइजेस टू द अर्थ सरफेस इट टर्न्स इनटू स्टीम। वो इतना गर्म होता है कि जब वो अर्थ के सरफेस की तरफ बढ़ता है तो उसमें से धुआं निकलता है। इस धुएं से बच्चे लोग टर्बाइंस चलाई जाती हैं और टर्बाइंस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती हैं। देयर आर सेवरल 100 हॉट स्प्रिंग्स इन इंडिया विच कुड बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। टू एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट्स हैव बीन सेट अप इन इंडिया टू हार्नेस जियोथर्मल एनर्जी। बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। पहला प्रोजेक्ट है परावती वैली नियर मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश और दूसरा है पुगा वैली लद्दाख में, जहाँ पर ये 2 जियोथर्मल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और देखते हैं कितने अच्छे से काम करेंगे। जो आज की क्लास का हमारा लास्ट टॉपिक है दैट इज कंजर्वेशन ऑफ दिस एनर्जी रिसोर्सेज। क्योंकि हम लोग एनर्जी रिसोर्सेज को इतना अच्छे से यूज़ कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हम इनका कंजर्वेशन भी करें। एनर्जी बेसिक रिक्वायरमेंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, हर एक सेक्टर को चाहिए, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, ट्रांसपोर्ट हो, कमर्शियल हो या फिर इवन डोमेस्टिक हो। तो बहुत ज़्यादा नीड है कि हम इस एनर्जी को कंजर्व करें और इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स प्लान इंप्लीमेंट करें। और बहुत सारे ऐसे प्लान्स आए भी हैं जो हमारे अमाउंट ऑफ एनर्जी को कंजर्व करते हैं। एज अ रिजल्ट कंजम्पशन ऑफ एनर्जी इन ऑल फॉर्म्स एंड हैज़ बीन स्टडीली राइजिंग ऑल ओवर द कंट्री। और हम हर पूरे देश के हिस्से में एनर्जी बचाने की जो है गुहार लगाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे सरकार के एड्स भी चलते हैं कि जब ज़रूरत नहीं हो तो इलेक्ट्रिसिटी के स्विचेस आप ऑफ करें, आप बिना मतलब घर की लाइट्स, फैन, एसी वगैरह ना चलाएं। इन दिस बैकग्राउंड देयर इज एन अर्जेंट नीड टू डेवलप अ सस्टेनेबल पाथ ऑफ एनर्जी डेवलपमेंट। और बहुत ज़रूरी कि हम एक सस्टेनेबल रास्ता ढूंढ लें। प्रमोशन करें एनर्जी कंजर्वेशन का, इंक्रीज यूज़ ऑफ रीन्यूएबल रिसोर्सेज का, और ट्विंक्स दोनों ही एक ही हिस्से हैं सस्टेनेबल एनर्जी का, ठीक है। इंडिया प्रेजेंटली वन ऑफ द लीस्ट एनर्जी एफिशिएंट कंट्री है, हम लोग बहुत ज़्यादा पीछे चल रहे हैं। वी हैव टू अडॉप्ट अ कॉशियस अप्रोच फॉर द जुडिशियस यूज ऑफ अ लिमिटेड एनर्जी रिसोर्सेज। हम लोगों को एक प्लानिंग करनी पड़ेगी और एक न्याय भरा रास्ता फॉलो करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल एज कंसर्न सिटीजन वी कैन डू आर बिट बाय यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल व्हीकल में हम अपने ना चला के हम लोग जो पब्लिक व्हीकल्स हैं उनको चलाएं।
हम जब इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल में ना हो तो उसको बंद कर दें, पावर सेविंग डिवाइसेस यूज़ करें, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करें। आफ्टर ऑल एनर्जी सेव्ड इज़ एनर्जी प्रोड्यूस्ड। जितनी हम एनर्जी सेव करेंगे उतनी एनर्जी ही प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर हो जाता है फिनिश। दैट वाज ऑल ऑफ द चैप्टर टुडे। आई होप दैट यू फाउंड इट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सो सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर एंड सेंडिंग यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव। बाय, टेक केयर।